हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ई एंड द क्लास वेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स जलगांव। तो देखो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू नीट, JEE एंड MST CT पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, पर अगर बेसिकली देखा जाए तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो दो एक्सप्रेशन आपको पढ़ाए थे, जैसे कि पहला एक्सप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो डायपोल घूमता है, क्योंकि उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है। जो टेंजेंशियल फोर्स उस डायपोल को घुमाता है मतलब रोटेट करता है, दैट मीन्स उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता है। और उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने निकाला था जिसकी वैल्यू थी टो इज इक्वल टू PE इंटू साइन ऑफ थीटा। और उसके बाद मैंने और एक एक्सप्रेशन देखा था, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E बार एट अ पॉइंट PE व्हेन इट इज सिचुएटेड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस। इसका मतलब हमें डायपोल एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट P लेना था और उस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना था, जो स्टेट बोर्ड के अनुसार आपके सिलेबस में था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था। बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया, तो मैं इंसिस्ट करना चाहूँगा कि देखो भाई, ऐसा नहीं है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अगर मैं NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ, नीट या JEE के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ, तो कुछ कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जो कंसेप्ट में भी आपके MCQ शीट के अंदर देख सकते हैं। ओके, तो आपको तो पता है जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है तो मैं 1 या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा कंडक्ट करता हूँ टू कवर द सम बेसिक कंसेप्ट बिलोंग्स टू ओनली NCERT। ठीक है ना बेटा? तो कंसिडर करके चलिए कि ये पूरा वीडियो सिर्फ NCERT के सेशन के लिए बनेगा। अगर कोई बंदा सिर्फ स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं इंसिस्ट करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, पर अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको एलिमेंट्स के टाइप पढ़ाए थे, बराबर। वैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। बेटा मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी देता है, और पैसिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी लेता है। ओके, तो पैसिव एलिमेंट्स की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, इन आवर सिलेबस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैसिव एलिमेंट, स्टैंड्स फॉर RLC। ओके, ये जो पहला पैसिव एलिमेंट है बेटा उसे हम कहते हैं रजिस्टर, जो दूसरा पैसिव एलिमेंट है उसे हम कहना चाहेंगे इंडक्टर, और जो तीसरा पैसिव एलिमेंट है उसे मैं कहना चाहूंगा कैपेसिटर। We know that resistor is denoted by R, inductor is denoted by L and capacitor is denoted by C। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये किसी प्रॉपर्टी का नाम है तो बेटा गलत है, ये एक छोटे डिवाइसेस का नाम है जो मार्केट में मिलता है। अगर मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होगी, इंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी इंडक्टेंस होगी, और कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस होगी। अगर आप सोच रहे हो कि सर तीनों में इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं कैपेसिटर। दैट मीन्स आज का लेक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम कैपेसिटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा, इसलिए पूरा ध्यान सबको स्क्रीन पे रखना है। रेजिस्टर का सिंबल होता है इट्स अ जिगजैग लाइन, जिसका यूनिट है ओहम। इंडक्टर का सिंबल होता है बेटा इट्स अ सर्कुलर कॉइल, जिसका यूनिट है हेनरी। पर अगर मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ तो उसका सिंबल होता है 2 पैरेलल प्लेट, जिसका यूनिट है फैरेड। फैरेड इज अ SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर। फैरेड एक ऐसे बंदे का नाम है जिसने कैपेसिटर का इन्वेंशन किया है। ओके, चलो मैं तीनों के फंक्शन भी बता देता हूँ, मतलब आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। रजिस्टर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को पूरी तरह से अपोज करना, इंडक्टर का काम है चेंज इन करंट को अपोज करना, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इंडक्टर इज नॉर्मली यूज टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर अगर मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ तो कैपेसिटर की वर्किंग प्रिंसिपल बेटा बैटरी के साथ मैच होती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसे बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वैसे ही कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है ना बेटा, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्ड्स के ऊपर ध्यान से देखना बेटा। दैट मीन्स कैपेसिटर इज नॉर्मली यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वेल एज मैं आपको बताना चाहूंगा इंडक्टर इज नॉर्मली यूज टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर कुछ ना कुछ स्टोर करता है, पर रजिस्टर स्टोर नहीं करता। तो रजिस्टर करता क्या है, रजिस्टर जो है पूरी तरह से करंट को अपोज करता है। ठीक है ना बेटा? तब अब हम बढ़ते हैं कैपेसिटर की तरफ, जो आज का हमारा हाईलाइटेड कंटेंट है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर क्या आएगा, डेफिनेशन क्या हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कैपेसिटर के ऊपर 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट और JEE में,
पर अगर मैं सीईटी की बात कर रहा हूं तो इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है बच्चों, इसका वर्किंग याद रखना है। कैपेसिटर का वर्किंग बैटरी के साथ मैच करता है, मतलब बैटरी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है तो ये भी सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, पर उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं कहते, उसको हम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है ना। अगर आप बोलोगे कि सर ये कैपेसिटर दिखने में कैसा होता है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कैपेसिटर दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है। ये देखो भाई, ये कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो आप। इट्स एक्चुअली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर आप ऊपर देखोगे तो उसकी रेटिंग भी होती है, नीचे 2 टर्मिनल्स होते हैं। जो टर्मिनल दिखने में बड़ा होगा उसे हम एनोड कहते हैं, और जो छोटा होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या है। इट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आई रिपीट, इट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर यूज्ड टू स्टोर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है, आप इलेक्ट्रिकल लिखते हो तो भी चलेगा, तो थोड़ा वर्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे हम। विच आर नॉर्मली यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा? क्योंकि इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सर ने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। दैट मीन्स ये एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। जो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, आई रिपीट, इसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बेटा, उस इंटरनल प्रॉपर्टी को फिजिक्स में कैपेसिटेंस नाम से पुकारा जाता है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कैपेसिटर एक डिवाइस का नाम है और कैपेसिटेंस उसके इंटरनल प्रॉपर्टी का नाम है। अब आप बोलोगे सर कैपेसिटर को शो कैसे किया जाता है? बच्चों, इसको शो किया जाता है कैपिटल C से। अब आप बोलोगे सर इसका फार्मूला क्या है? इसका बहुत ही ईजी फार्मूला है, C कैन बी रिटन एज Q/V। इसको रिमेम्बराइज कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बच्चों, सर ने क्या कहा था अभी? कैपेसिटर आर नॉर्मली यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसका मतलब बेटा वो चार्ज स्टोर कर रहा है। अगर बेटा वो चार्ज स्टोर कर रहा है, इसका मतलब वो खुद का पोटेंशियल भी बनाएगा। तो इस मेथड का यूज करके आप इसको रिमेम्बराइज कर सकते हो। C का फार्मूला बनता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, मतलब Q/V। We know that charge is always measured in coulomb and voltage is always measured in volt। तो बच्चों यहाँ पे हमें इसका यूनिट मिल जाता है। इसका अगर मैं MKS या CGS यूनिट देखता हूँ तो कुलोम पर होल्ड पर मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, कुलोम पर होल्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका खुद का एक ऐसा यूनिट है जिसका नाम है फैरड। फैरड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस पैरामीटर, जिसका नाम है कैपेसिटर। तो आपको याद रखना है बेटा फैरड। बच्चों, ये है मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है ना। मैं आपको और एक इक्वेशन बताना चाहता हूँ। ये इक्वेशन जो पहला है ना, ये वर्किंग पे डिपेंड करता है, पर जो इक्वेशन मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पे। तो इसको लिखिए, मैं कैसे लिख रहा हूँ। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज C इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R कैपिटल A अपॉन स्मॉल d। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस फार्मूले को IMP के हैशटैग देना चाहूंगा। और वी नो दैट द कैपेसिटर इज ऑलवेज मेजर्ड इन फैरड। अब बहुत सारे बच्चों को इसका एब्रिविएशन नहीं पता होता, चलो मैं आपके लिए फार्मूला एक बार और पढ़ लेता हूँ। कैपेसिटर का दूसरा फार्मूला है जिसे आप सप्लीमेंट्री इक्वेशन या वर्किंग इक्वेशन भी बोल सकते हो। पहला इक्वेशन सर ने लिखा Q/V, दूसरा इक्वेशन सर ने लिखा C कैन बी रिटन एज K एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R कैपिटल A अपॉन स्मॉल d। K का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, एप्सिलॉन R का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, एंड D का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। घबराइए मत, ये सारे डायमेंशंस में आपको डायग्राम में शो करके बताऊंगा। ठीक है ना बेटा। तो चलो आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटर को दिखाएंगे कैसे। बहुत ही इजी सिंबल है बेटा इसका। आपको क्या करना है, सीधा सीधा 2 पैरेलल लाइन दिखानी है। पैरेलल लाइन इक्वल होनी चाहिए। अगर आप एक बड़ी और एक छोटी दिखाओगे तो वो गलती से बैटरी का सिंबल बन जाएगा, वहां पे आपके मार्क रिड्यूस हो गए। ठीक है ना। अगर आप सिर्फ 2 पैरेलल लाइन दिखाते हो तो उसे फिजिक्स में फिक्स्ड कैपेसिटर बोला जाता है, क्योंकि जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो इसे मैं कहना चाहूंगा इट इज अ फिक्स्ड कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटा, और इसका यूनिट है फैरड। पर अगर आप कैपेसिटर ए से दिखाते हो, मैंने कहा ए से, और इसके अंदर से आपको एक जस्ट एरो दिखाना है।
अगर आपको एरो नहीं दिख रहा देन इट इज अ फिक्स्ड कैपेसिटर। पर बच्चों अगर आपको एरो दिख रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू कभी भी वेरी हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर एक छोटा नॉब या स्विच लगा होता है, जो स्विच यूज करके आप कैपेसिटर की वैल्यू में भी बढ़ा भी सकते हो और में भी कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पता चलता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर इन आवर सराउंडिंग एटमॉस्फियर एज वेल एज इन मार्केट, फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। अगर कोई बंदा मेरे पास आके मुझे बोल रहा है कि सर ये कैपेसिटर कौन सा है, तो बेटा ये फिक्स्ड कैपेसिटर है, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे कोई वेरी करने के लिए कोई नॉब या स्विच वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो कैपेसिटर की जो रेंज होती है ना बेटा, वो रेंज बहुत ही छोटी होती है। अब आप बोलोगे कि सर ये बहुत छोटी क्यों थे बेटा, कैपेसिटर बहुत ही स्मॉलेस्ट डिवाइस होता है इसलिए उसकी रेंज बहुत छोटी मानी जाती है। तो मैं आपको इसके 3 रेंज बताना चाहूंगा which is very beneficial when we solve the some basic MCQs belongs to the capacitor। अब 3 कौन से थोड़ा ध्यान से देखना है सबको। सबसे पहला होता है माइक्रोफैरड, नैनोफैरड एंड पिकोफैरड। माइक्रो अगर होगा बेटा तो 10⁻⁻6 फैरड होता है, नैनो होगा तो 10⁻⁻9 फैरड होता है, और पिको होगा तो 10⁻12 फैरड होता है। आई रिपीट, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9। याद रखना है नैनो का मीनिंग n, 9 का मतलब n, तो n और n मैच होगा। नैनो का मतलब -9 और पीको का मतलब होता है -12। हाँ, अगर कोई बंदा मेरे पास आके बोल रहा है कि सर तीनों में मोस्ट ऑफ द टाइम कैपेसिटर कौन सा ज्यादा मैन्युफैक्चर होता है, तो आप याद रखिए माइक्रो कैपेसिटर मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। तो मैंने इंसिस्ट किया आपको कि आपको माइक्रोफैरड का कन्वर्जन फैक्टर नहीं भूलना है, जिसको आप 10⁻6 लिख सकते हो। ठीक है ना बेटा। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कैपेसिटर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मैं पूरी वर्किंग तो नहीं बताऊंगा आपको, क्यों? क्योंकि ये सेम पोर्शन मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के फाउंडेशन में भी पढ़ाने वाला हूँ। पर जितना पोर्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पोर्शन में भी आपको यूज होगा एमसीक्यू सॉल्व करते समय। अगर मुझे कैपेसिटर को बनाना है तो आपको कुछ कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे बेटा। सबसे पहले आपको 2 पैरेलल प्लेट लगेंगे। सुनिए, मैंने कहा 2 पैरेलल प्लेट। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है बताऊं, दोनों भी पैरेलल प्लेट कनेक्टेड नहीं चाहिए बेटा, दे आर आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि अगर आप गलती से उसको कनेक्ट करते हो तो आप उसके अंदर मटेरियल नहीं डाल पाओगे, जिस मटेरियल का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बेटा। याद है मैंने इसके पहले भी डायलिटिक मीडियम नाम का वर्ड यूज किया था। डायलिटिक मीडियम की जो कांस्टेंट होता है उससे हम के कहते हैं, और के का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, के स्टैंड्स फॉर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको ये चीज पता चली डायलिटिक कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है बेटा डायलिटिक मीडियम के ऊपर। अब आप बोलोगे कि सर डायलिटिक मीडियम कौन से होते हैं, घबराइए मत, मैं बता दूंगा बेटा। एयर भी होता है, उसके बाद वैक्यूम भी होता है, उसके बाद माइका भी होता है, उसके बाद सिरेमिक भी होता है, उसके बाद पेपर भी होता है, और एक लास्ट लिखना चाहूँगा एंड इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। एक्चुअली आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी पर मुझे पता था, चलो मैंने बता दिया आपको। अगर गलती से कहीं पे वर्ड दिखा तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये सारे जो मीडियम सर ने स्क्रीन पे लिखे ये सारे डायलिटिक मीडियम है। और बेटा ये जो सारे डायलिटिक मीडियम होते हैं ना, वो डायलिटिक मीडियम किसको स्टोर कर रहे हैं बेटा, ये स्टोर कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड को। बच्चों कंफ्यूज मत होइए, इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करना जो ऐसे होता है, और कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करना जो ऐसे होता है। दोनों में कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा आके आपको बोल रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन स्टोर कर रहा है, तो बता दीजिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप या मैं स्टोर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने के लिए मीडियम डाला जाता है, जो मीडियम होता है डायलिटिक मीडियम, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल के। कैपिटल के स्टैंड्स फॉर डायलिटिक कांस्टेंट। डायलिटिक मीडियम कौन से होते हैं देखिए, मे बी एयर, वैक्यूम, माइका, सिरेमिक, पेपर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर सबसे फेमस कौन से, तो 2 याद रखना बेटा आपको, माइका एंड इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल्स आर 2 फेमस व्हेन वी मैन्युफैक्चरिंग अ कैपेसिटर। ठीक है ना बेटा। अब देखते हैं कि इसके एग्जैक्टली डायग्राम क्या है। चलो एक डायग्राम मैं हाथ से ड्रॉ करता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको 2 टर्मिनल दिखाने हैं। ये है बेटा इधर पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट, चलो मैं इसी को कॉपी करके आगे लेता हूं, और ये बन जाएगी यहाँ पे निगेटिव कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है ना बेटा, दोनों को आमने सामने दिखाना है। मैंने पहले ही कहा था दोनों को कनेक्ट नहीं करना है। क्यों बेटा,
अगर आप गलती से कनेक्ट करते हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, आप मटेरियल को अंदर नहीं डाल पाओगे। जो मटेरियल वहां पे कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम कर रहा है, ये डाल दिया सर ने यहाँ पे डायलिटिक मटेरियल। ठीक है ना बेटा, ये होता है डायलिटिक मटेरियल। डायलिटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होता है ना बेटा, उससे हम कैपिटल के से शो करते हैं। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैपिटल के। प्लेट का जो एरिया होता है बेटा, उससे हम कैपिटल ए कहते हैं। ये पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट करके एक्ट करती है, तो ये निगेटिव कंडक्टिंग प्लेट करके एक्ट करती है। इफ यू सी प्रैक्टिकली बोथ प्लेट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द डिस्टेंस ऑफ डी। जो मटेरियल आपने अंदर डाला उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन आर। अगर एयर होगा तो आप एप्सिलॉन 0 ले सकते हो। फिर भी बंदा मेरे पास आके बोल रहा है कि ये डायग्राम कुछ समझ में नहीं आ रही सर, दूसरी डायग्राम बताइए। टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे आपको दूसरी डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए बेटा, अब ये तो 100% समझ में आनी ही चाहिए। डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से देखिए, देयर आर 2 लीड्स। लीड्स को आप छोटे छोटे टर्मिनल बोल सकते हो। 1 लीड एक्ट्स एज अ पॉजिटिव, अनदर लीड विल एक्ट्स एज अ नेगेटिव। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट है, राइट साइड में नेगेटिव। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी। प्लेट का जो एरिया होता है वो होता है कैपिटल ए, और दोनों के बीच में सर ने जो मटेरियल डाला, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, वो होता है डायलिटिक मटेरियल, जिसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर एंड कांस्टेंट होता है कैपिटल के। इसलिए मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया। सी का फार्मूला होता है के एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर कैपिटल ए अपॉन स्मॉल डी। ठीक है ना बेटा, आपको याद रखना है कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने का काम करता है, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल मैच होता है किसके साथ? उसका वर्किंग प्रिंसिपल मैच होता है छोटे बैटरी के साथ। ठीक है ना बेटा, चलो बेटा थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कौन से हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप बताऊंगा, पर तीनों टाइप में से जो एक टाइप है ना बेटा, वो एक टाइप आपके सिलेबस में किसी भी प्रकार से प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलो मैं तीनों भी टाइप बता देता हूँ। दैट मीन्स एक फंडा तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से देखता हूँ, कंडक्टिंग प्लेट के, कंडक्टिंग प्लेट के ध्यान से सुनना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखता हूँ तो उसके 3 टाइप बनते हैं। जो पहला टाइप है बेटा, उसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई रिपीट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो दूसरा टाइप होता है बेटा, उसे हम कहते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। आई रिपीट, स्पेरिकल कैपेसिटर। और जो तीसरा टाइप है बेटा, उसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तीनों में क्या चेंज है बेटा? सिर्फ तीनों का स्ट्रक्चर चेंज है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। तो इसको आप डायरेक्टली इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा, फिर भी मैं तीनों के स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूंगा। इसमें अगर सबसे फेमस कैपेसिटर कौन सा है तो वो है पैरेलल प्लेट। इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्पेरिकल भी नहीं है, स्पेरिकल भी है, पर स्पेरिकल आपको 11 स्टैंडर्ड में नहीं है, वो है आपको 12 स्टैंडर्ड में। अब ये देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखता कैसे है। ऑलरेडी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, चलो और एक बार कॉपी कर लेते हैं, ये तो कोई बड़ी डील नहीं है। प्रॉब्लम है कि स्पेरिकल कैपेसिटर कैसे दिखता है। इसको पैरेलल प्लेट क्यों कहा सर ने? क्योंकि इसके अंदर 2 पैरेलल प्लेट थे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। स्पेरिकल में क्या होता है बेटा, 2 फुटबॉल होते हैं, एक फुटबॉल अंदर होता है और एक फुटबॉल बाहर होता है, और दोनों फुटबॉल के बीच में इस मटेरियल को डाला जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तीसरा कैसे होता है? सिलेंड्रिकल भी दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि जब तक दिखाऊंगा नहीं तब तक आपका फंडा क्लियर नहीं होगा। ये होता है बेटा सिलेंड्रिकल। इसमें भी क्या होता है, 2 सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर अंदर होता है और एक सिलेंडर बाहर होता है। दोनों के बीच में जो मटेरियल डाला है उस मटेरियल का नाम होता है डायलिटिक मटेरियल। ठीक है ना। हाँ, अगर कोई बंदा मेरे पास आके बोल रहा है कि सर इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा के एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर कैपिटल ए अपॉन स्मॉल डी। बंदा बोल रहा है स्पेरिकल का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, बहुत इजी बनेगा, 4 पाई आर इंटू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। अगर कोई मुझे आके बोल रहा है सिलेंड्रिकल का फार्मूला क्या बनेगा, तो भाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ना नीट में ना जेडबल में। ठीक है ना बेटा, तो ये हो गए उसके 3 टाइप। चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि इसके कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी पढ़ाया था। अगर रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चों, तो कैपेसिटर का क्यों नहीं हो सकता? सिंपल लॉजिक है ना। तो बेटा मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, इसके 2 टाइप बनते हैं। जो पहला टाइप बनता है उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। चलो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं, द फर्स्ट कॉल्ड एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर,
और जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कॉल्ड एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आई रिपीट, सीरीज में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। सीरीज में एक ही केबल होता है, सारे कैपेसिटर एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक कनेक्ट की जाती है। पर जब मैं पैरेलल की बात करता हूं तो नंबर ऑफ जो केबल होते हैं ना बेटा, वो नंबर ऑफ केबल्स की काउंटिंग बढ़ती है। जैसे कि आपके घर में कनेक्शन होता है, कैसे? फैन को ऑपरेट करने के लिए अलग स्विच है, कूलर को ऑपरेट करने के लिए अलग है, टीवी को ऑपरेट करने के लिए अलग है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, आपके घर में नंबर ऑफ वायर्स होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात करता हूं तो हम पैरेलल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सीरीज को प्रायोरिटी नहीं देते। अब ये देखते हैं कि बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली दिखता है कैसा है। तो चलो मैं क्या काम करता हूं, 3 कैपेसिटर एज्यूम करता हूं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड ऑन द राइट साइड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कैपेसिटर, थोड़ा वैल्यू को इग्नोर कीजिए, अगर आप वैल्यू बाद में लोगे तो भी चलेगा। अब देखिए तीनों भी कैपेसिटर मैंने एक ही वायर में कनेक्ट किए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले सीरीज का फार्मूला लिखते हैं। बच्चों याद है मैंने रजिस्टर में पढ़ाया था, जब भी नंबर ऑफ रजिस्टर को सीरीज में लिया जाता है तो वहां पे डायरेक्ट एडिशन ली जाती है। सर ने क्या कहा, डायरेक्ट एडिशन, पर यहाँ पे उसके उल्टा होता है बेटा। उल्टा क्यों होता है ये मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा 12th स्टैंडर्ड के फाउंडेशन बैच में, उसका टेंशन आप मत लीजिए। अभी तो मैं जस्ट आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। आई रिपीट, जो फंडा रजिस्टर में होता है कॉम्बिनेशन में, वही फंडा इधर आके उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं रजिस्टर की बात करता हूं तो आप डायरेक्ट एडिशन लीजिए, पर जब मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो आपको वहां पे रेसिप्रोकल करके एडिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मुझे CT निकालना है तो 1/CT कैन बी रिटन एज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वी नो दैट द कैपेसिटर इज ऑलवेज मेजर्ड इन फैराड। अब बोलोगे सर 3 क्यों ले रहे भाई, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 10 लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला सेम ही होगा, सिर्फ आपको आगे ऐड करके जाना है। पर अगर मैं वही पैरेलल की बात करता हूं बेटा, तो आपको याद है मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था आपको, इफ आई कनेक्ट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल तो उनका रेसिप्रोकल करके एडिशन ली जाती है। पर अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो उल्टा। दैट मीन्स अगर आप उधर वहां पे रेसिप्रोकल ले रहे हो तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लीजिए, तो ये फार्मूला बनेगा CT कैन बी रिटन एज C1 प्लस C2 प्लस C3 यूनिट इज फैराड। सिंपल लॉजिक है, क्लियर विजन है। जो रजिस्टर के अंदर फंडा यूज होता है उसका अपोजिट फंडा यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर मैं सारे कैपेसिटर सीरीज में लगाता हूं बेटा तो टोटल कैपेसिटी वहां पे कम होती है, पर अगर मैं सारे कैपेसिटर पैरेलल में लगाता हूं तो टोटल कैपेसिटी बढ़ती है। कैसे? क्योंकि भाई देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर मैं डायरेक्ट एडिशन लूंगा तो कैपेसिटी बढ़ने वाली है, पर अगर मैं रेसिप्रोकल करके एडिशन लूंगा तो वहां पे कैपेसिटी उसकी कम होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फंडा। तो चलो 1 मिनट में रिव्यू करता हूं मैं पूरा, उसके बाद हम इस सेशन को पॉज कर देंगे। अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैसिव एलिमेंट जिनका काम है एनर्जी को खाना। आई रिपीट, एनर्जी को खाना। RLC, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर का काम है करंट को अपोज करना, इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करना, तो कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना। कैपेसिटर बेटा एक ऐसा छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर को शो किया जाता है C से, जिसका पहला फार्मूला है Q/V एंड दूसरा फार्मूला है K/0 εr कैपिटल A/d। कैपेसिटर का सिंबल बहुत ही ईजी है बेटा, 2 पैरेलल प्लेट। अगर आप पैरेलल प्लेट के अंदर एरो दिखाते हो तो वेरिएबल बन जाएगा, अगर आप एरो नहीं दिखा रहे हो तो वो फिक्स्ड बन जाएगा। अगर मैं MCQs को सॉल्व करता हूं तो आपको 3 रेंजेस देखने को मिलते हैं। रेंज नंबर 1 माइक्रो, रेंज नंबर 2 नैनो, रेंज नंबर 3 पिको। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर 2 पैरेलल प्लेट होते हैं, दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है जिसके अंदर मटेरियल को डाला जाता है। उस मटेरियल का नाम होता है डायलिटिक मटेरियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदाउट डायलिटिक मीडियम किसी कैपेसिटर को बना रहे हो तो बना के कुछ फायदा नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा, आपको उसको फेंक के देना पड़ेगा। दैट मीन्स पैरेलल प्लेट से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है उसके मीडियम को, जिस मीडियम का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को खाना, मतलब स्टोर करना। अगर मैं प्लेट के शेप एंड साइज के अनुसार देखता हूं तो उसके 3 टाइप बनते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नंबर 2 स्फेरिकल और नंबर 3 सिलिंड्रिकल। आई इंसिस्ट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को डायरेक्ट इग्नोर कीजिए क्योंकि वो नीट और GW में प्रेजेंट नहीं है। और सबसे लास्ट बीट मैंने आपको पढ़ाया था
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दैट मीन्स सेम कंक्लूजन, जो फार्मूले रजिस्टर में अप्लाई होते हैं बेटा उसके सेम फार्मूले यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, उसके फार्मूले उल्टे होंगे। दैट मीन्स रजिस्टर में जो सीरीज का फार्मूला था वो यहाँ पे पैरेलल में होगा और रजिस्टर में जो पैरेलल का फार्मूला था वो यहाँ पे सीरीज में होगा। ओके, सो ये हो गया आपका कुछ बेसिक एनसीईआरटी पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में भेज दीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब के इस लेक्चर के ऊपर कमेंट भी कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9370988550। ओके गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन।